नमस्कार दोस्तों, मैं वकील चौहान और भीमप्रो एकेडमी में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो आइए जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण हम उसको कहेंगे जब पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूर्य की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, उसके बाद पानी की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब अपना भोजन बनाते हैं, तो इन सारी प्रक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो सबसे पहले ये बात आती है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए यानी पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। जैसे क्या है, मानो है कोई आपको मैगी बनाना है, तो मैगी बनाने के लिए क्या क्या आवश्यकता हो सकती है। तो पानी की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद क्या पड़ सकता है, खनिज पदार्थों की जरूरत पड़ेगी। उसी तरह से पेड़ पौधों के लिए भी सूर्य का प्रकाश इसमें क्या करेगा, ऊर्जा का कार्य करेगा। उसके बाद पानी है ही है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला देखिए, यह यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, ये कैसी क्रिया है, तो उपचयन और अपचयन दोनों प्रकार की क्रिया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है कैसी क्रिया है। तो अपचयन और उपचयन दोनों प्रकार की क्रिया है, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रकार की क्रियाएं हैं। अब इसमें यह ध्यान में रखने वाली बात है कि इसमें ऑक्सीडेशन किसका होगा यानी उपचयन किसका होता है और अपचयन किसका होता है। तो देखिए, जल के अणुओं का क्या होता है भाई, उपचयन होता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि जल के अणु होते हैं, जो ये पानी है, ये जल है, उसका क्या होता है, उपचयन होता है यानी ऑक्सीडेशन होता है। और वहीं कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं को क्या होता है, अपचयन होता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका क्या होता है, अपचयन होता है यानी रिडक्शन होता है। ये सारे प्रश्न क्या होते हैं, एग्जाम में आए हुए हैं, इसका आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है पेड़ पौधे कैसे लेते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, उसी से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। इस बात को ध्यान में रख लीजिए कि जितने भी पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही अपना भोजन बनाते हैं। अब ये बात उठती है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तो बनाते हैं, लेकिन कहाँ बनाते हैं। तो ये जान लीजिए कि पेड़ पौधे जितने भी हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जब भोजन बनाते हैं तो पत्तियों में बनाते हैं, और उस पत्ती में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। उसी क्लोरोफिल के कारण क्या होती है, पत्तियां हरी होती हैं। तो ये प्रश्न उठता है कि पौधों का रसोई घर क्या होता है, यानी पौधों का जो रसोई घर है क्या है भाई। तो ध्यान में रखिएगा कि पौधों का जो रसोई घर होता है वो क्या होता है, हमारा क्लोरोफिल होता है। क्या होता है भाई, क्लोरोफिल होता है। इसी क्लोरोफिल में क्या होता है, भोजन बनता है। अब ये बात तो उठती है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में ही होगा कि रात में भी होगा भाई। तो ये ध्यान में रख लीजिए बात को कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है दिन में भी होता है और रात में भी होता है। तो ये ध्यान में रख लीजिए कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है तो पत्तियों के ग्रहणा में होता है। कहाँ होता है भाई, ग्रहणा में होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये बार बार प्रश्न पूछे गए हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है वो कहाँ पर होती है, तो कहाँ पर होगा, ग्रहणा में होती है। और जब अंधेरे में होता है यानी रात को जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो कहाँ पर होगा, स्ट्रोमा में होगा। और ये सब कहाँ पाए जाते हैं, ग्रहणा और स्ट्रोमा कहाँ पाएंगे, पत्तियों में पाए जाते हैं। अगला देखिए, प्रकाशित क्रिया द्वारा यानी जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है तो उसमें क्या होता है भाई, एटीपी यानी कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम क्या कहेंगे, ग्लूकोज कहेंगे। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो एटीपी का निर्माण होगा और क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, उत्सर्जित होगा, जिसको हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्लोरोफिल में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है भाई। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाएगा, तो क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। उसके अगला पॉइंट है, प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक शैवालों में होता है। यानी जो प्रकाश संश्लेषण की सर्वाधिक जो क्रिया होती है किसमें होती है, सर्वाधिक शैवालों में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्लूकोज में ऑक्सीजन, ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन होता है वो कहां से आता है भाई, तो कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। कहने का मतलब यह है कि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, अपचयन होगा। जब अपचयन होगा तो ये जो ग्लूकोज आप देख रहे हैं, जो ग्लूकोज में ये ऑक्सीजन है वो किसके कारण होता है भाई, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के कारण है। तो यही प्रश्न पूछा गया है बार बार कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ये ग्लूकोज में ऑक्सीजन होता है वो किसके कारण होता है। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के कारण, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। नेक्स्ट है,
अगला पॉइंट देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहां से आता है। ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आप देख रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, इसमें पूछ रहा है कि ये वाला ऑक्सीजन कहां से आ रहा है। इस वाले ऑक्सीजन को तो मैं बता चुका हूं कि किसके कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के कारण होता है ये जो ऑक्सीजन है। लेकिन जो ये वाला ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन कहां से आता है, तो ध्यान में रखिए, जो ये वाला ऑक्सीजन है ये पानी के उपचयन के कारण होता है। इस बात को ध्यान में रखिए, ये बार बार प्रश्न पूछे गए हैं कि जो एक ऑक्सीजन होता है किसके कारण होता है, तो किसके कारण होगा, पानी के उपचयन के कारण होता है। किसके कारण, पानी के उपचयन के कारण ये क्या होता है, ऑक्सीजन हमें मिलता है। अगला पॉइंट देखिए, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया की बात की जाती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक किस में होती है, तो ध्यान में रखिएगा कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है सबसे अधिक लाल में होती है, उसके बाद नीला में होता है, उसके बाद हरा में होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण की सर्वाधिक क्रिया किस में होगी, लाल में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है कितने तापमान पर सर्वाधिक होती है, तो ध्यान में रखेंगे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, वायुमंडल में CO2, तो आप तो जानते ही हैं कि 0.03% यानी 300 ppm है। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी का कुल प्रकाश संश्लेषण का 90% जलीय पौधे करते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमने बताया कि प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक कहाँ होता है, शैवालों में होता है, और शैवाल क्या है भाई, जलीय पौधे हैं। यानी कुल पृथ्वी पर जो प्रकाश संश्लेषण देखा जाए उसमें 90% क्या होता है, जलीय पौधे का ही योगदान होता है। अगला पॉइंट देखिए, आग बुझाने में बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि आग बुझाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका भाई, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। आप देखे होंगे कि अग्निशामक यंत्र जो होते हैं उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। फिर आप देखेंगे कोल्ड ड्रिंक और सोडा वाटर, जो आप देखते हैं कि कोल्ड ड्रिंक में जो बुलबुले आते हैं वो किसके कारण होते हैं, और सोडा वाटर में किसके कारण होंगे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होते हैं। उसके बाद देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। कहने का मतलब ये है कि जो पहले मानव था और उसका पेड़ पौधों के साथ क्या था, मित्रवत संबंध था। लेकिन जैसे ही औद्योगिक क्रांति होती है तो मानव और पेड़ पौधों के बीच क्या हो गया, दूरी में बढ़ती गई। यानी कहने का मतलब जो मानव था धीरे धीरे पेड़ पौधों को काटने लगा, और जब पेड़ पौधों को काटेंगे तो जाहिर सी बात है कि वातावरण में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। तो उसी जब कार्बन डाइऑक्साइड की जब मात्रा बढ़ेगी तो जितने भी ग्लेशियर हैं क्या होंगे, पिघलेंगे। जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो जितने भी आसपास के नगर हैं चाहे गाँव हैं वो क्या होंगे, डूबेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जब धीरे धीरे वातावरण में जो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो उसी को क्या कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापक्रम कहा जाता है। उसके बाद देखिए कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, यानी ग्रीन हाउस गैसों में जो सर्वाधिक योगदान देने वाली जो गैस है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, बार बार पूछता है कि सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस में योगदान देने वाली कौन सी गैस है, तो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। उसके बाद देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे, ग्लोबल वार्मिंग से। यानी धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे ही वातावरण में तापमान बढ़ने लगा यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी तो विश्व स्तर पर क्या हुआ, एक सम्मेलन बुलाया गया जिसको क्या कहा गया, क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो क्या है भाई इसका संबंध, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना। यानी वैश्विक जो तापमान है विश्व में जो CO2 की मात्रा बढ़ रही है उसी को क्या करना, कम करना। तो ये तो फ्रेंड्स हमारे क्या थे, प्रकाश संश्लेषण से जितने भी प्रश्न बनने वाले थे यहाँ पर मैंने सारे इकट्ठे करके आपको बता दिए हैं। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में क्या हुए, आए हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।